कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे डेयरी व्यवसाय के लिए दुधारू पशुओं के चुनाव में सावधानी पे, और साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत नींबू वर्गीय बागों की देखभाल पे, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में नीम पेस्ट बनाने की विधि पे, और साथ में करवाऊंगे भैया का मनोरंजन, और जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करें भाइयों एक चर्चा तय डेयरी व्यवसाय के लिए दुधारू पशुओं के चुनाव में सावधानियों पर। किसान भाइयों, आज हम सब जाने हैं कि जो खेती लायक जमीन है वो धीरे धीरे कम होने लग रही है, और साथ ही साथ यूँ कह लें कि जो किसान भाई के दौरे पहला 10 एकड़ ज़मीन थी वह घटते घटते 6, 5, 4 यूँ घटती जाने लग रही है ज़मीन। और इसके साथ साथ जो है पशुपालन करना तो किसान भाई के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो खेती बाड़ी के काम है उनके साथ साथ पशुपालन जो है एक तरह से कह लें कि भाई जो है पशुओं की तरफ आकर्षित भी कर रहा है कि करना पड़ेगा ये काम, और साथ ही साथ इसका जो मुख्य कारण है वो है पशुओं और पशुओं के उत्पादन तो होने वाली जो आय है। और इसी कारण अपने जो हरियाणा प्रदेश में है देखा गया कि पशुपालन की तरफ जो किसान भाइयों का रुझान है वो बड़ी तेजी से बढ़ने लग रहा है, जो कि खेती बाड़ी के साथ साथ एक अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन भी है और काफ़ी लाभदायक भी रहा है। और यही कारण है कि अपने उत्तरी भारत में खासतौर पर अपने हरियाणा पंजाब में तो किसान भाई जो हैं 100% खेती पर आधारित नहीं रहे हैं। खेती के साथ साथ उन दूसरे जो व्यवसाय हैं, काम धंधे हैं, और पशुपालन जो मुख्य तौर पर है वो व्यवसाय उन्होंने अपना लिए हैं। क्योंकि भाइयों देखा जाओ कि कई बार प्राकृतिक आपदा आ जाए तो खड़ी खड़ाई फसल जो है वो खत्म हो जाए या उत्पादन कम हो जाए, तो ऐसे में पशुपालन जो है उनकी जो मूल आवश्यकता है, जरूरत है, उनका पूरा करने में मदद करे। और ऐसे में जो है सरकार भी जो है पशुओं और पशुपालक भाइयों के लिए बहुत सारी लाभकारी योजनाएं भी ले लेकर आए हैं। और जब भी हम कोई दुधारू पशु खरीदने जाएं तो हमने कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। खास तौर पर जो दुधारू गाय है या भैंस है उसका चुनाव करने खातर मुख्य रूप से जो है पशु की खरीद का जो स्रोत के है, उसकी नस्ल, पशु की उम्र, उसका स्वास्थ्य, इन बातों पर खास तौर पर हमने ध्यान देना है। दुधारू गाय है या भैंस है दूर की स्थान की कदे ना खरीदें। कोशिश करें जो अपनी स्थानीय जलवायु है उसने ध्यान में रखकर अपने आसपास के क्षेत्र के ही दुधारू पशु या दुधारू गाय है भैंस है और उन्नत नस्ल की ही जो है उसका चुनाव करें। साथ ही भाइयों पशु की जो उम्र है गाय या भैंस है वो ज़्यादातर हमने कोशिश करनी है कि जो पहली या दूसरी ब्यात की हो तो वह खरीदना सबसे बढ़िया रहो है, क्योंकि संकर नस्ल की गाय की जो पहली ब्यात है उसमें लगभग उम्र 28 से 32 महीने की, और भैंस की उम्र भाइयों 45 से 48 महीने तक ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। साथ ही पशु का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो और उसका जो शरीर है ना वो अष्टपुष्ट हो, मजबूत शरीर हो, और चारों जो थन है वो भी बढ़िया तरह जांच लें कि जो थन है वो बीमारी रहित हो। और गाय भैंस के चयन में भाइयों उनके जो नीचे अगर बछड़ी है तो ऐसे पशु ने हमेशा प्राथमिकता दो कि हमने जो है ऐसे ही पशु खरीदना है जिस गाय भैंस के नीचे हमने बाछी मिल जाए। और पशु न खरीदने पहला भाइयों कम से कम 3 से 4 बार खुद जो है दूध निकाल कर देख लें कि दूध की वास्तविक मात्रा कितनी है, कि गाय या भैंस जो है सही में इतना दूध दे भी रही है कि जो उसका मालिक है वो गलत तो नहीं बता रहा। और भैंस की जो प्रजाति है भाइयों उसमें मुर्रा और उन्नत जो मुर्रा भैंस है अगर वो खरीदना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही भाइयों पशु के शरीर की जो बनावट है और जो उसकी आदत है उन पे भी हमने बड़ा गौर करना है। सींग है, खुर है, उनका अगर वो प्राकृतिक स्थिति में नहीं है तो ऐसे पशु तय खरीदने तक बचें। खास तौर पर देखा जाओ है कि जो व्यापारी हैं वो सींगा ने घीस कर उसकी उम्र ने छिपाने का प्रयास करें हैं, और तिकोने आकार की जो गाय है वो ज़्यादा दूध देने वाली वो हैं, तो पशु के नज़दीक जाकर अच्छे से उसके शरीर की भली भांति जांच जरूर करें, और जब पेट्टा भर जाए तो उसके बाद ही जो है पशु ने खरीदना है। और कदे कदे तो भाइयों पशुओं में जो है सींग को खुट्टे में मारने की बीमारी भी देखी जाओ है, ऐसे पशु ने भी खरीदने से बचे भाइयों। और ज़्यादा दूध उत्पादन खातर भाइयों भैंसों की जो प्रजाति है उसमें मुर्रा और उन्नत मुर्रा भैंस जो है वो पालना ज़्यादा बढ़िया रो है। और इस नस्ल की भाइयों भैंस जो है आजकल जो है देश विदेश में काफ़ी चर्चित भी है। और
हमारी जो केंद्र और जो प्रदेश की सरकार है उनके द्वारा भी भाइयों इस नस्ल की जो भैंस है उस खातर कई प्रकार की योजनाएं शुरू करी गई हैं और इनके जो पालक भाई हैं, जो किसान भाई हैं, उनको भी खास सुविधाएं दी जा रही हैं। गाय में हॉलस्टियन फ्रीजियन जर्सी सांड से पैदा हुई जो संकर गाय हैं जिसमें अधिक से अधिक लगभग 62.5% जो विदेशी नस्ल का खून हो वो खरीदना बढ़िया माना जाओ है। और देसी नस्ल में भाइयों साहिवाल या हरियाणा शुद्ध नस्ल की गायें खरीदी जा सके तो ये भी बहुत बढ़िया माना जाओ है। और एक बात का और हमने ध्यान रखना है कि पशु के मालिक तक पशु की बीमा संबंधी जानकारी जरूर लेवें, क्योंकि आजकल जो अच्छी गाय और भैंस है वो काफ़ी ऊंची कीमत में मिला है। इसलिए भाइयों मालिक तक पूछ के उनके बीमे के बारे में जानकारी जरूर ले लें। यदि पशु का बीमा ना हो रहा हो तो उसका बीमा जरूर करवा लें। तो ये तो करीब भाइयों चर्चा डेयरी व्यवसाय के लिए दुधारू पशुओं के चुनाव में सावधानी पे। और ये बात करें भाइयों मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 16 डिग्री सेल्सियस। और साथ में भाइयों लें जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की। तो कल भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत ट्रैक्टर और अन्य जो कृषि यंत्र है उनकी देखभाल किस तरह करें, और जानकारी लेंगे भाइयों अंगूर के बागों की देखभाल। और एक करो भाइयों का मनोरंजन सुने एक रागनी। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्मराज मेरी चुप करे जिंदगी कटे जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्मराज मेरी चुप करे जिंदगी कटे जा। सत्यवान के सिवा मांग ले हर गज भी ना टाल करूं, पहले बचन भरो भगवन में आगे फिर सवाल करूं। सच्ची सती सावित्री से तू मैं भी तेरा ख्याल करूं, जवान अवस्था जति पति बिन मोक्ष बता किस डाल करूं। भले बुरे कर्मों का लेखा जो थारे आगे छट जा, छुट्टा मौका जाल जगत में एक दिन तेरा पट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्मराज मेरी चुप करे जिंदगी कटे जा। और फिर यमराज सावित्री को 3 वचन देने की हाँ भर लेता है। तो सावित्री पहले वचन में क्या मांगती है? मांग लिए वरदान आज तू कर ले सती यकीन मेरा, राज मिले और नैन खोल दो ससुरा ने तरहीन मेरा। ऐसा ही होगा सावित्री अब देख लिए तू सीन मेरा, बिना पति के श्रीमान मन हो गया गणा मलिन मेरा। हाँ जीत उसी की होती आई जो सच के ऊपर डट जा, उस मानस का क्या कर ले दो कहीं बात न नट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावित्री उल्टी हट जा, बिना पति के धर्मराज मेरी चुप करे जिंदगी कटे जा। और फिर सावित्री दूसरे
वह तीसरे वचन में यमराज को किस प्रकार से उलझा लेती है। सोच फिकर को छोड़ सती जो सारी चिंता दूर करो। दो पुत्र हो मेरे पिता के धर्मराज मंजूर करो। दो भाई तेरे हो जाएंगे खुशी आज भरपूर करो। एक पुत्र हो मेरे उधर से तेजस्वी और सूर करो। देता हूँ वरदान सती सब काया का तेरा दुख कट जा। कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अलहदा पट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावत्री उल्टी रच जा। बिना पति के धर्म राज मेरी शुक्र जिंदगी कट जा। लेकिन सावित्री कहती है कि महाराज आप एक तरफ तो मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं और दूसरी ओर मुझे पुत्रवती होने का वरदान देते हैं, तो ये कैसा इंसाफ है। तो यमराज क्या कहते हैं। सावत्री तन बचन लिए मैं चक्कर बीच फंसाया। नो निधि और 12 सिद्धियां दीन आपके है माया। किस तरह जीवित कर दूं मैं तेरे पति की काया। सब कुछ कर सकती भक्ति भगवान भजन में पाया। मान सिंह ने मन समझाया नाम हरिहर कारट जा। रुगनाथ धर्म धीरज से सारा खटका मिट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावत्री उल्टी रच जा। बिना पति के धर्म राज मेरी शुक्र जिंदगी कटे जा। और इस प्रकार धर्मराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया। प्रेमियों, यह किस्सा अब यहीं समाप्त होता है। ये तो सुनी भयन रागणी और गायक कलाकार थे करमपाल। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां। जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है। और भाइयों, ईब करा चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत नींबू वर्गीय बागों की देखभाल पे। किसान भाइयों, खेती बाड़ी में बागवानी का बहुत बड़ा महत्व है। और बागवानी की बात करें तो अपने हरियाणा में नींबू वर्गीय जो फल हैं उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और नींबू वर्गीय फलों में मौसमी, संतरा, नींबू, मीठा नींबू, माल्टा और ग्रेप फ्रूट मुख्य तौर पर शामिल हुए हैं। और इन फलों में भाइयों विटामिन सी जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो स्कर्वी की जो बीमारी है उसके निदान खातर भी बहुत बढ़िया है। और इसके साथ साथ भाइयों इन फलों में विटामिन ए, बी और खनिज तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अपने हरियाणा प्रदेश में नींबू वर्गीय फलों का जो क्षेत्रफल है भाइयों लगभग 17,000
हेक्टेयर है। और अपने हरियाणा प्रदेश में नींबू वर्गीय फलों में संतरे की जो किस्म है किन्नू, वो वास्तविक तौर पर ली जाव है, जिसका क्षेत्रफल भाइयों नींबू वर्गीय फलों का लगभग 70% है। और अपना सिरसा, फतेहाबाद और हिसार आदि जिला में तो मुख्य रूप से इसकी काश्त करी जाव है। और इन सभी फलों पर अनेक तरह के कीटों का आक्रमण भी हुआ है, लेकिन कई बार किसान भाई जो है वो उसकी सही पहचान नहीं कर पाते कि जो बीमारी आ रही है या कोई कीट का जो आक्रमण हो गया है तो उसकी पहचान क्या है, किस तरह के हमने लक्षण दिखेंगे और किस तरह हमने इसका निदान पाना है, ताकि किसान भाई जो है इन कीटों से होने वाली जो हानि है, नुकसान है, उससे अपनी फसल का बचाव कर सके। तो इसमें जो मुख्य कीट है भाइयों, एक तो है नींबू का सिल्ला। नींबू का सिल्ला नींबू जाति के सभी पौधों में एक सबसे मुख्य कीट है। और इस कीट के भाइयों गोल, चपटे और नारंगी पीले रंग के शिशु और भूरे रंग के प्रोड, कपोल, टहनी है, पत्ते हैं, इनका रस चूसना है। और इनके रस चूसने तक भाइयों पत्ते और टहनियाँ पीली पड़कर आखिर में सूख जाए, जिससे पैदावार और जो फलों के गुण हैं उस पर बहुत बुरा असर देखा जावा है। और यो कीट भाइयों साल भर जो है सक्रिय रहा है, लेकिन मार्च अप्रैल में और जुलाई से सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा हुआ है। और साल भर भाइयों इसकी 8 से 10 पीढ़ी जो है वो निकला है। साथ ही माल्टा और मीठे नींबू का प्रकोप में जो है इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जावा है। और इसके जो शिशु हैं भाइयों वो 10 से 35 दिन में विकसित होकर प्रौढ़ बन जाए हैं। और ये प्रौढ़ की अपेक्षा ज़्यादा नुकसान पहुंचा हुआ है, यानी जब ये शिशु अवस्था में है तो उस टाइम इनका नुकसान ये ज़्यादा करा है। और इसी तरह भाइयों एक और कीट है नींबू का पत्ती सुरंग कीट। ये पत्ती सुरंग कीट नींबू वर्गीय फड़ा में पत्तों को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे मुख्य कीट है। और हल्के पीले रंग की बारीक सी सुंडी जो है पत्तियां की दोनों तरफ पे टेढ़ी मेढ़ी और चमकीली जो सुरंग है वो बनानी शुरू करता है। जो टहनी पे इसका असर देखा जाओ तो टहनी सूख जाए और पौधे की बढ़वार रुक जाए। जो भी प्रकोपित हमारी पत्ती हैं और जो पत्ती होगी और जो टहनी होगी उन पर फफूंदी और कोढ़ जैसी बीमारी सी दिखने लग जाए। इसका प्रकोप भाइयों फरवरी, मार्च और मई से अक्टूबर के महीने में ज़्यादा देखा जावा है। और इस कीट की जो सुंडी है वो 5 से 30 दिन के अंदर सुरंग में रहकर पत्ते खाने शुरू करता है। इसका प्रकोप मुलायम और जो रसदार पत्ते हैं उन पर ज़्यादा देखा जावा है। और नर्सरी में जो छोटे छोटे पौधे हैं उन पर तो इसका प्रकोप इतना ज़्यादा हुआ है कि पूरी की पूरी नर्सरी ने ये ख़त्म करता है। तो भाइयों जो नींबू का सिल्ला है और नींबू की जो पत्ती सुरंग कीट है इनके नियंत्रण खातर जो है 750 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 25 इसी ताकत की दवाई, जिसका हम मेटासिस्टॉक्स के नाम से भी जाना है, या फिर 625 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 इसी ताकत की दवाई जिसने रोगोर के नाम से जाना जावा है 500 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से अगर छिड़काव करें तो नींबू का जो सिल्ला है और पत्ती सुरंग कीट है इन पर हम नियंत्रण पा सके हैं। लेकिन हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो भाइयों जब परागण है उस समय पर जब मधुमक्खी परागण का काम कर रही हैं तो उस समय कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ना करें। दूसरा ध्यान रखा कि भाइयों छिड़काव नींबू जाति के सभी पौधों पर हो, चाहे वह बाग के रूप में हो या बाड़ के तौर पर हमने लगा रखे हो। इसके अलावा भाइयों एक और जो इसमें मक्खी है वह है नींबू की सफ़ेद मक्खी या काली मक्खी। यह भी जो है नींबू वर्गीय जो फसल है उस पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। और इस कीट के जो शिशु है भाई वो चपटे, अड़के पीले रंग के और उनके शरीर पर बाढ़ भी दिखा है। साथ ही प्रौढ़ के शरीर और पंखों पर सफ़ेद रंग का पाउडर इसमें दिखाई देगा। और काली मक्खी के जो शिशु हैं वो चपटे, अंडाकार और कांटेदार और गहरे भूरे रंग या फिर काले रंग के हमने दिखाई देंगे, जबकि जो प्रौढ़ है वो हल्के से नीले रंग के हो जाए। और शिशु और प्रौढ़ दोनों ही जो है मुलायम पत्ते या जो मुलायम टहनी है उनका रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्ते पीले होकर मुड़ जाए और सूख कर बाद में गिर जाए भाइयों। और शिशु जो है वो 25 से 70 दिन तक जो है पत्तियों की जो निचली सतह है उसके नीचे चिपके रहे हैं और आराम आराम तक वो प्रौढ़ में बदल जाए। लेकिन जो प्रौढ़ है वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहते। वैसे तो ये कीट भाइयों मार्च से सितंबर तक लगातार सक्रिय हुआ है और मार्च अप्रैल में और अगस्त सितंबर में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जावा है। और साल में भाइयों इसकी 2 जो है पीढ़ी वो निकल जाए हैं। बात करें नींबू की जो सफ़ेद मक्खी है और काली मक्खी, उस पर हम नियंत्रण किस तरह करें।
तो भाइयों बाग में सिफारिश से ज़्यादा पौधे ना लगावें और पानी की निकासी पर खास ध्यान रखें कि पानी जब ज़्यादा हो जाए तो उसकी आसानी से हम निकासी कर पाएं। और इस कीट के नियंत्रण खातर भाइयों 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL, जिसने मोनोसिल या नुआक्रान के नाम से भी जाना है, 500 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करने से हम नींबू की सफ़ेद मक्खी और काली मक्खी पर नियंत्रण पा सकेंगे। इसके अलावा भाइयों नींबू की तितली, यह भी भाइयों नींबू जाति के पौधों का जो है मुख्य कीट है और इसकी छोटी जो सुंडी है वो भूरे और काले रंग की है, जिन पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे और जब ये विकसित हो जाए हैं तो ये जो है इनका रंग बदल कर हरा हो जाए, आसानी से दिखाई नहीं देती। और ये सुंडी जो है मुलायम पत्तियों को किनारों तय बीच की जो शिरा है उस तक खांदी चली जाओ है। और नर्सरी में साथ ही जो छोटे पौधे हैं और जो मुलायम पत्ती हैं उन पे ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ है। 14 से 30 दिन में ये सुंडी पूरी तरह से विकसित हो जाए है और माल्टा पे इसका प्रकोप भाइयों ज़्यादा देखा गया है। और इस कीट के केवल जो सुंडी ही नहीं भाइयों, जो इसका जो वयस्क है वो भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ है। साथ ही सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जावा है। अप्रैल से नवंबर तक इसकी 3 से 4 पीढ़ी निकल जाए है और ये प्यूपा की अवस्था में भाइयों जल्दी जो है निष्क्रिय हो जाए। इसके नियंत्रण खातर भाइयों जहाँ तक संभव हो इन सुंडिया ने और प्यूपे ने हाथ तक पकड़ कर नष्ट कर दे। और इसके नियंत्रण खातर भाइयों हमने जो है 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL की दवाई ने 500 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करेंगे तो हम जो है नींबू की जो तितली है इस पर भी नियंत्रण पा सकेंगे। इसके अलावा भाइयों एक और जो इसमें सुंडी है जो समस्या देव है नींबू वर्गीय जो हमारी फसल है वो है छाल खान वाली सुंडी। ये कीट भाइयों ज़्यादातर दिखाई नहीं देता, लेकिन जहाँ पर टहनी अलग हो जाए इनकी जरा जोड़ है टहनी में वहाँ पे इसका मल और लकड़ी का बुरादा जाले के रूप में दिखाई देगा। और इस कीट की केवल सुंडी ही नहीं भाइयों, जो ये कीट है भाइयों उसकी जो सुंडी है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचावा है। और दिन के समय में ये तने के अंदर सुरंग बना कर हुआ है और रात को भाइयों छेद तक बाहर निकल कर जाले के नीचे रहकर छाल न खावा है। छाल न खावा इसे इसका नाम भाइयों छाल खान वाली सुंडी। और खुराक नली को जो है वो आराम आराम से नष्ट करता चला जाए पौधे की, और इससे भाइयों जो पौधे के जो दूसरे भाग हैं उन तक पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते और उसकी वजह से पौधा जो है सूख जाए। और जिन बागों की देखभाल नहीं हो रही है और जिनके पेड़ पुराने हो गए हैं उन पर इसका आक्रमण ज़्यादा देखा जावा है। और साल भर में भाइयों इसकी एक ही पीढ़ी वो है जो जून जुलाई के महीने तक शुरू हो जाए। और छाल खान वाली जो सुंडी है उसके नियंत्रण खातर भाइयों तो बाग को साफ सुथरा रखें और निर्धारित संख्या से ज़्यादा पेड़ ना लगावें। साथ ही भाइयों जाले हटाने के बाद जो है कीटनाशक का प्रयोग जरूर करें और कीटनाशक का प्रयोग आसपास के सभी पेड़ों पर भी करें ताकि जो है असर अच्छी तरह हमने देखने मिले। नहीं तो जो दूसरे पौधे हैं उन पर तो फिर ये कीट भाइयों वापस जो हमारी नींबू वर्ग की जो फसल है उस पर आ जाएगा। तो ये तो करी भाइयों चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत नींबू वर्गीय बागों की देखभाल पे। और भाइयों ईब लेवा जानकारी प्राकृतिक खेती में नीम पेस्ट बनाने की विधि और साथ में भाइयों दीमक नियंत्रण के लिए दवा है। किसान भाइयों हमने कोशिश करने की जो हम कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं उन कीटनाशकों से निकल कर हमने जो प्राकृतिक हमारे कीटनाशक हैं उनकी तरफ चले जिससे हमारी फसल का भी नुकसान कम तक कम हो, हमारी मिट्टी का नुकसान कम हो, हमारी जो हवा है उसका नुकसान, पर्यावरण का नुकसान कम तक कम हो। तो ऐसे में नीम पेस्ट जो है एक बहुत बढ़िया विकल्प है कि जिससे हम जितने भी तने में जो बीमारी है या कीट है उन तक हम अपनी फसल में सुरक्षित रह सकें। तो फल वृक्ष जिस तरह की आम है, लीची है, अमरूद है, इनके तनों को बीमारी और कीटों से सुरक्षित करने खातर भाइयों नीम पेस्ट का उपयोग करा जा सके है। तो बनाना किस तरह हमने, तो 1 ड्राम में 2.5 लीटर लेना पानी, उसमें 1 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गोबर और 1 किलो इसमें भाइयों नीम का कुटा हुआ पत्ता अच्छी तरह से मिला लें, इन्हें भर लें और फिर भाइयों 48 घंटे तक इसने छाया में रखें। जब ये तैयार हो जाए भाइयों तो तैयार पेस्ट ने एक ब्रश की मदद से जो है आम के पौधे को जमीन तय 2 से 3 फीट ऊपर तक उसका पेंट करते हैं। जो हमने जो तैयार करा है वो नीम पेस्ट, इस नीम पेस्ट में जो है ब्रश डुबोकर जिस तरह हम पेंट करा है तो 2 से 3 फीट ऊपर तक जमीन तक आम के पेड़ हैं, लीची है, अमरूद है, उन पर हम पेंट करते हैं।
और एक बार भाइयों मई जून और दूसरी बार नवंबर दिसंबर के महीने में अगर हम ये जो है पेंट करेंगे, ये नीम के पेस्ट का पेंट करेंगे, तो इससे जो बीमारी है और जो कीट है वो हमारी फसलों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा भाइयों अगर हमने दीमक के नियंत्रण खातर दवा बनानी है तो उस खातर भाइयों हमने लेना है 3.5 किलो करंज का पत्ता, 3 किलोग्राम नीम का पत्ता, अच्छे तक इसमें कूट लें और 10 लीटर पानी में मिलाकर इन्हें उबाल लें और आधा पानी जब रह जाए तो इन्हें आंच पर उतार लें और ठंडा होने पर भाइयों छान कर डिब्बा भर कर रख लें। इसमें 1 लीटर जो है कैस्टर तेल यानी कि जो अरंडी का तेल है वो डाल लें और साथ में 10 ग्राम सर्फ पाउडर अच्छी तरह से इसमें मिला लें। यह जो दवा है भाइयों 6 महीने तक आप इसने इस्तेमाल कर सके हैं। और बात करें कि उपयोग हमने किस तरह करनी है, तो हर 1 लीटर पानी में हमने 10 मिलीलीटर की मात्रा इसमें मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे करनी है और पूरी तरह से नियंत्रण पाने खातर भाइयों 10 से 12 दिन के बाद जो है इसका हम दूसरा स्प्रे भी कर सके हैं। तो बहुत कम मात्रा हमने लेनी है, 1 लीटर पानी में सिर्फ 10 मिलीलीटर हमने इसकी मात्रा लेकर अपनी फसल पर स्प्रे करना है। और जिस खेत में ज़्यादा मात्रा में दीमक का प्रकोप है तो वहाँ पर हम 10 से 12 दिन के अंतराल पर इसमें दूसरा स्प्रे भी कर सके हैं। तो एक बड़ी आसान विधि है जिसमें हम दीमक पर नियंत्रण पा सके हैं। 3.5 किलोग्राम सिर्फ करंज का पत्ता लेना है और 3 किलोग्राम हमने इसमें नीम का पत्ता लेकर कूट कर 10 लीटर पानी में उबाल लेना है और साथ में इसमें हमने 1 किलो अरंडी का तेल और 10 ग्राम हमने सर्फ पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिलाना है। इस तरह हमारी दीमक पर नियंत्रण पाने खातर दवा तैयार हो जाएगी। तो ये तो भाइयों करी जानकारी प्राकृतिक खेती में नीम पेस्ट बनाने की विधि और दीमक नियंत्रण के लिए दवा की हम किस तरह तैयार करें। इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।